हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ कक्षा 11 से संबंधित अपने अगले लेक्चर के साथ। हम लोगों ने चैप्टर प्रारंभ किया था सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति में पीछे हम लोगों ने कुछ टॉपिकों पे बात किया था। आज कुछ अन्य टॉपिकों पर बात करेंगे। तो आज जिन टॉपिकों पर हमें परिचर्चा करनी है, बात करनी है, वो टॉपिक आप अपने बोर्ड में देख सकते हैं। तो क्रम से एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे और इनसे संबंधित थ्योरी आपको आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले पर दिखेगी। तो आप वीडियो पॉज करके उनको नोट करते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, स्थानांतरीय गति का मतलब है कि जैसे ये आपका, ध्यान रखिए, ये कोई बॉल है आपकी, तो इस बॉल में जाहिर सी बात है बहुत सारे क्या होंगे, कण होंगे। तो ये बॉल के जो बहुत सारे छोटे छोटे भाग होंगे, जब ये बॉल आपकी क्या करेगी, इस तरफ से इस तरफ मूव करेगी, तो ये बॉल जब आगे बढ़ेगी तो बॉल के साथ ही जितने भी कण हैं ये भी क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये ध्यान दीजिए, ये आपका ये और ये एक दूसरे के समांतर चलेंगे, मगर जितनी दूर में ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने ही समयांतराल में ये भी यहाँ से यहाँ क्या होगा, पहुंच जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि स्थानांतरीय गति का मतलब क्या है कि कोई वस्तु यदि है तो वस्तु में जितने भी बिंदु होंगे या वस्तु जिन छोटे छोटे भागों से मिलकर बनी है, वो जो छोटे छोटे भाग होंगे वो क्या करेंगे, समान समयांतराल में समान दूरी तय करेंगे। और कहाँ पर, एक सरल रेखा के अनुदिश या सरल रेखा के समांतर। तो इस प्रकार से इनकी ये जो गति होगी, इस गति को ही हम लोग कहते हैं स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय का मतलब जिसमें लगातार स्थानांतरण हो रहा है। ये बिंदु यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो उसी समयांतराल में ये बिंदु भी यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और ये बिंदु इधर से इधर पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक समय के साथ में इनकी पोजीशन, इनकी स्थिति में क्या होगा, स्थानांतरण होता रहेगा। अब जरा बात करते हैं स्थानांतरीय गति के बाद में दूसरे नंबर पे बात आती है दूरी। दूरी का मतलब समझ लीजिए, जैसे आप खड़े हैं यहाँ पे और आप यहाँ से 10 कदम आगे गए और उसके बाद 10 कदम पीछे आए, तो आपके द्वारा तय कुल दूरी कितनी हो गई, 10 कदम प्लस 10 कदम, टोटल मिला के हो गया 20 कदम। तो इसका मतलब क्या है कि आपका यदि कोई ये बिंदु A है, ठीक, यहाँ पे देख लीजिए कोई बिंदु A है और यहाँ पे आपका कोई बिंदु क्या है, B है। अब A से B तक पहुँचने के लिए आप इधर से इधर भी जा सकते हैं, यहाँ से इधर गए। A से B जाने के लिए आप इस तरफ से इस तरफ भी जा सकते हैं। A से B तक जाने के लिए आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। तो A से B तक पहुँचने के लिए आप ये जो मार्ग तय करते हैं, ये जो रास्ता तय करते हैं, इस पथ की जो लंबाई होती है, इस पथ की लंबाई ही आपकी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। पथ की लंबाई यही आपकी किसके बराबर हो जाएगी, दूरी की। ये पथ की लंबाई है तो इनके बीच की दूरी ये दिखाएगा, ये पथ की लंबाई है तो दूरी ये हो जाएगी, और यहाँ से सीधा गया है तो दूरी आपकी ये हो जाएगी, है ना। एज एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, आपसे बात करते। तो देखिए, जैसे ये हैदरगढ़ है और ये आपका क्या है, लखनऊ। हमें हैदरगढ़ से लखनऊ जाना है तो 3 रास्ते हैं। पहला तो क्या, हम हैदरगढ़ से कहाँ चले जाएं, रायबरेली चले जाएं, और रायबरेली जाने के बाद फिर हम कहाँ पहुँच जाएं, लखनऊ पहुँच जाएं। दूसरा रास्ता, हम हैदरगढ़ से कहाँ जाएं, पहले बाराबंकी जाएं, और बाराबंकी से फिर कहाँ पहुँच जाएं, लखनऊ चले जाएं। और तीसरा तरीका, हैदरगढ़ से सीधा हम कहाँ पहुँच जाएं, लखनऊ पहुँच जाएं। अब ध्यान दीजिए, हैदरगढ़ से रायबरेली तकरीबन 49 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा, और लखनऊ से, रायबरेली से आपका लखनऊ जो है वो करीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 8 4 12, लगभग 129 किलोमीटर हो जाएगी। फिर हैदरगढ़ से बाराबंकी अगर हमें जाना है तो ये करीबन आपका 35 किलोमीटर हो जाएगा, और बाराबंकी से लखनऊ ये करीबन 25 से 30 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रास्ता तय करें तो 30 20 50 5 65 किलोमीटर हमें दूर जाना पड़ेगा।
तो अब ध्यान दीजिए, हैदर से लखनऊ की दूरी वाया रायबरेली ये कितनी हो गई, 129 किलोमीटर। तो हमने जो पथ तय किया, हमने रायबरेली वाला मार्ग तय किया, इसलिए हमें 129 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। तो ये जो पथ है, इस पथ की लंबाई ही, इसका जो टोटल है वही हमारी क्या हो गई, दूरी हो गई। दूसरा, हैदर से बाराबंकी जाइए, बाराबंकी से लखनऊ जाइए, तो हमारी क्या हो गई, कम हो गई है। तो अब चूंकि हमने ये पाथ तय किया है, ये रास्ता तय किया, इसलिए इस रास्ते की लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, दूरी। और सीधा सीधा जाएंगे तब भी लखनऊ पहुंचेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब क्या हो जाएगी, 55 हो जाएगी। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम जिस पथ को तय करते हैं, जिस मार्ग को तय करते हैं, उस मार्ग की जो लंबाई होती है, कुल लंबाई जो होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो दूरी से संबंधित थ्योरी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी, आप उसे नोट कर लीजिएगा। दूरी के बाद में हम बात करते हैं विस्थापन के बारे में। तो देखिए, विस्थापन का मतलब क्या, देखिए विस्थापन का मतलब, जैसे अभी मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था कि मैं यहाँ से 10 कदम आगे गया, अपनी जिस स्थान पर हूँ 10 कदम गया, और वहाँ जाने के बाद वापस फिर 10 कदम चला आया। तो जितना मैं गया उतना मैं चला आया, तो मैं जहाँ पे था कुछ समय पश्चात मैं पुनः वहीं पर पहुँच गया। तो जब मैं यहीं पर पहुँच गया, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस स्थान पर पहुँचने के बाद अगर मुझसे कोई पूछे कि आप यहीं पर पहले भी थे, थोड़ी देर बाद पश्चात आता है, फिर भी मैं यहीं पे खड़ा मिलता हूँ, तो अगर मैं उससे कहूँ कि भैया मैं 20 कदम चल के आया हूँ, तो क्या वो मेरी बात मानेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं 10 कदम गया और 10 कदम वापस आया, तो जितना गया उतना ही वापस आ गया, उसी स्थान पर पहुँच गया। तो जिस स्थान से चला था उसी स्थान पर पहुँच गया, इसलिए मेरा विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। तो वास्तव में विस्थापन क्या है? विस्थापन है आपके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन। जरा ध्यान दीजिए, जैसे हैदरगढ़ और लखनऊ, तो हैदर में ये दूरियां ये सब आपकी विस्थापन नहीं कहलाएंगी। आप चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, मगर विस्थापन आपका कितना होगा, 55 किलोमीटर। चाहे जो मार्ग तय किया हो, ये दूरी है, मगर जब विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन यही होगा। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, और यहाँ से सीधी दूरी ले ली जाएगी। तो इनके बीच की सीधी, या कह लीजिए इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ही इनके क्या हो जाएगा, इनके बीच का विस्थापन हो जाएगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी, वही आपकी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। तो विस्थापन से संबंधित थ्योरी भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है। तो सबसे पहली बात, दूरी जो है वो अदिश राशि है। भाई दूरी अदिश क्यों है? हैदर से लखनऊ जाना था, हमने पहले ये डायरेक्शन पकड़ी, फिर इधर डायरेक्शन बदलते यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से इधर गए तो इस डायरेक्शन में गए। तो कोई डायरेक्शन फिक्स है क्या कि हैदर से लखनऊ जाने के लिए आपको यही डायरेक्शन पकड़नी है, इस डायरेक्शन के अलावा कहीं जाएंगे तो आप नहीं पहुँचेंगे? नहीं ना। तो इसका मतलब ये दूरी जो है वो आपकी कैसी राशि है, अदिश राशि है। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन आपकी सदिश राशि, क्योंकि ये सीधा सीधा जाएगा। विस्थापन बोल के हम इधर से नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए विस्थापन क्या है, बिल्कुल सीधा, यहाँ से बिल्कुल सीधा पूरब में जाना है, पश्चिम में जाना है, उत्तर में जाना है, दक्षिण में जाना है, कोई ना कोई फिक्स डायरेक्शन इसके साथ जरूर होगी, इसलिए विस्थापन कैसा हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगी। दूसरी बात, आपकी दूरी जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। अगर आप 4 कदम गए हैं तो 4 कदम आपकी दूरी हो गई, वो 4 कदम से फिर 3 कदम नहीं होनी है, उसमें वृद्धि ही होनी है। तो इसका मतलब दूरी कभी भी आप जितना जाएंगे उसके बाद दूरी कम नहीं हो सकती। बट विस्थापन क्या था, 10 कदम गए 10 कदम वापस आ गए, विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। और अगर 2 कदम आप और पीछे चले जाए, 12 कदम वापस आ गए, तो आप -2 कदम, अर्थात आप जहां खड़े थे उल्टी डायरेक्शन में 2 कदम चले गए। तो विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, विस्थापन निगेटिव हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, मगर दूरी कभी भी आपकी शून्य नहीं होगी, ये हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी,
प्लस में ही होगी। तीसरी बात, विस्थापन जो है कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। दूरी विस्थापन से बड़ी हो सकती है मगर विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होगा। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि आपको विस्थापन और दूरी के बीच का जो बेसिक अंतर है वो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इससे संबंधित थ्योरी भी आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद करते हैं औसत चाल। चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला आप सभी को मालूम है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब औसत चाल की बात कह रहा है तो आप जितनी कुल दूरी तय करोगे, जैसे हैदर से लखनऊ के बीच की कुल दूरी आपने 55 किलोमीटर तय की, 55 किलोमीटर जाने में आपको कुल कितना घंटा लगा, 2 घंटा लगा। तो कुल दूरी हो गई 55, कुल समय हो गया 2 घंटा, तो 55 बटे 2 कर दीजिए, आपका क्या हो गया 27.5 किलोमीटर आ गई। तो 27.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी क्या हो गई, औसत चाल हो गई। मतलब एवरेजन आप प्रत्येक घंटे में 27.5 किलोमीटर गए हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, औसत चाल का मतलब हो जाएगा किसी भी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और इस कुल दूरी को तय करने में लगाया समयांतराल। जितना भी समयांतराल लगेगा, जितना भी समय लगेगा, तो कुल समयांतराल और कुल दूरी का जो अनुपात होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। ठीक, अब इस औसत चाल के बाद आता है, इससे संबंधित थ्योरी भी आपको मिल जाएगी यहीं पर अपने स्क्रीन पर। औसत वेग की बात कर लें तो औसत वेग में क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। औसत वेग, औसत वेग में भाई यहाँ पे चाल था तो यहाँ पे दूरी आपकी सामान्य दूरी थी, अब वेग हो गया। तो चाल अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, तो अदिश का अदिश से क्या हो गया, संबंध हो गया। अब वेग क्या है, सदिश राशि है, तो इसके लिए हम लोग कुल विस्थापन की बात करेंगे, क्योंकि विस्थापन भी क्या है, सदिश राशि। तो कुल विस्थापन और बटे में क्या हो जाएगा, कुल समय। तो कुल विस्थापन और कुल समय का जो अनुपात होता है उसे हम लोग औसत वेग कहते हैं। तो इससे संबंधित थ्योरी भी आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी। अब बात होती है चाल और वेग में अंतर क्या है। तो अभी आप देख सकते हैं औसत वेग जो है, औसत चाल जो है, चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद में चाल किस पर डिपेंड करती है, आपकी दूरी पर डिपेंड करती है। आपका विस्थापन किस पर, वेग किस पर डिपेंड करेगा, ये आपका विस्थापन पर डिपेंड करेगा। मतलब ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर डिपेंड करेगा और ये चली गई पथ पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कुछ और अंतर हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेजिएगा, हम उसे दूर करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे और जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।